नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देश को बहुत जल्द नई संसद मिलने वाली है। अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए संसद भवन को 93 साल पूरे हो चुके हैं। नए संसद भवन की इमारत का आज पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। कैसा होगा नया संसद भवन, क्यों इसे सबसे हाईटेक पार्लियामेंट हाउस कहा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के नए संसद भवन की नींव पड़ने वाली है। ब्रिटिश काल में बनी पुरानी संसद भवन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। जिस नई संसद भवन का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, वो दुनिया की सबसे हाईटेक और व्यवस्थित पार्लियामेंट्स में से एक होगी। इससे पहले कि नई संसद भवन की खूबियों को बताएं, उसकी लोकेशन को देखिए। इंडिया गेट के ठीक सामने है राष्ट्रपति भवन। इसके दोनों ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक के बगल में मौजूद है मौजूदा संसद भवन। जो नई इमारत बनेगी वो इस तरह से बनाई जाएगी कि नई संसद भवन और पुरानी संसद अंडरग्राउंड रूप से कनेक्टेड रहें। एक बार जब नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने भवन को म्यूजियम बना दिया जाएगा। जो नया संसद भवन बनेगा उसमें हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस संसद भवन में 1100 से ज्यादा सीटें होंगी। इसमें 888 सीटें लोकसभा के लिए और बाकी सीटें राज्यसभा के लिए होंगी। इस बिल्डिंग में जो कॉमन हॉल होगा इतना भव्य होगा कि उसमें भी सभी तरह की सुविधाएं होंगी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बन रहा है। ये इमारत 4 मंजिला होगी और 21 महीने में बनकर तैयार होगी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नए संसद भवन के निर्माण का ठेका दिया गया है। नए भवन में सांसदों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे, साथ ही लाउंज, लाइब्रेरी, समिति कक्ष और भोजन कक्ष भी होंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में अग्रणी कदम साबित होंगी। नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते होंगे। एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक अलग एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस भी होगा। इसमें कुल 120 ऑफिस होंगे, जिनमें कमिटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पीएम के लिए अलग से ऑफिस होगा। नई संसद भवन के बनने के बाद ऐसी प्लानिंग है कि सभी संसदीय कार्य पेपरलेस कर दिए जाएं। तो नए संसद भवन की खासियत क्या है वो भी आप देख लीजिए। 4 मंजिला इमारत होगी ये। 21 महीने में ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। टाटा प्रोजेक्ट्स को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। सांसदों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे इसमें। इसके अलावा लाउंज, लाइब्रेरी, समिति कक्ष, भोजन कक्ष भी होगा। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी और पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन बनकर तैयार होगा। और बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर बुधवार की देर शाम गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक में सरकार द्वारा किसानों को दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो कल शाम बेहद अहम बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे, साथ ही साथ पीयूष गोयल भी मौजूद थे। चर्चा इस बात पर की गई कि सरकारी प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। अब आगे सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। किसानों से जुड़े मसले का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 2.25 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक चली और इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे। और उसके बाद वहां बैठ करके इस मामले पर रणनीति बनाई गई कि आगे किस तरह से किसानों से इस मामले पर चर्चा करना है या किस तरह से इस मामले का हल निकालना है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों से जुड़े मसले पर एक प्रपोजल बनाया गया, उस प्रपोजल पर लिखित तौर पर कई मसलों का एक जवाब दिया गया और ये भी यहाँ तक बताया गया कि एमएसपी का जो मसला है उसको हटाया नहीं जाएगा और इस मामले पर लिखित तौर पर देने के लिए भी केंद्र सरकार तैयार हुए। उसके बावजूद किसान
केंद्र सरकार के प्रपोजल को जिस तरह से ठुकराए हैं, जिस तरह से बाकायदा उसको खारिज किया गया है, तो कहीं न कहीं इस मामले पर अब केंद्र सरकार आगे की रणनीति बना रही है कि किस तरह से किसानों से जुड़े इस मसले का बीच का रास्ता निकाला जाए और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि देश में कई साजिशें मुसलमानों के समर्थन से चल रही हैं, ये लब जिहादी हैं, ये सीएए विरोध में इनका षड्यंत्र है और ये देश के किसानों में भ्रम भी फैला रहे हैं कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है। मंत्री पाटिल ने कहा कि किसानों का आंदोलन नहीं, ये बाहरी लोगों की साजिश है। पण बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही. हे आंदोलन चालतं शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही. त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे. या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उठवलं. काय सांगितलं? एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्याच्या बाहेर जावं लागेल. रात्रीतला एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो त्यांना मग ते सक्सेस होत नाही. आता ते शांत झालं. आता शेतकऱ्यांना सांगून राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालून राहिलं. हे बाहेरच्या देशाचं षड्यंत्र आहे. सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी सुबह 10 बजे महाराणा शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो सर्किट हाउस से प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भी जुड़ जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे और फिर 3 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल का सतत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में भी हिस्सा लेंगे और शाम 5:30 बजे गोरखपुर एम्स में आयोजित स्वास्थ्य पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। सीएम योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने बुधवार को गोरखपुर से बस्ती की पिपराइच और मुंडेरवा में चीनी मिल का उद्घाटन किया और नलकूप चालकों के नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस दौरान उन्हें पिछली सरकारों पर उन्होंने निशाना भी साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का नए सिरे से उद्घाटन किया। अब इस चीनी मिल में नए तरीके से चीनी बनाई जाएगी। यहाँ से बनने वाली चीनी सल्फर लेस होगी। मिल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जहां चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, वहीं बीजेपी की सरकार ने एक के बाद एक चीनी मिलों को अपग्रेड किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब इस चीनी मिल में सल्फर लेस चीनी बनेगी तो सप्लाई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के लोग किसी न किसी तरह से चीनी मिलों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने साजिश करके 21 मिलों को बेच दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा बल्कि किसानों की हालत भी खराब होती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में एक साल में 45 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई होगी। किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा घर में बैठे बैठे उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है और चीनी मिलों को पुनरुद्धार के माध्यम से एक बार फिर से किसानों के चेहरे पर वही खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है जो 1932 में चीनी मिल लगने के बाद इस क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर उस समय आई होगी। और उस चेहरे पर खुशहाली को कुछ लोग बचा नहीं पा रहे हैं और वही लोग आज तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। बजट का पता नहीं होता था, चीनी मिलों को बेचते थे औने पौने दाम पर, किसान आंदोलन करता था, उन पे लाठीचार्ज करते थे, उन्हें परेशान करते थे, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा खड़ी करते थे। कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाता था और केवल हर एक स्तर पर दलाली करने का कार्य होता था। आज मैंने सुबह 3209 पंप ऑपरेटर को भी नियुक्ति पत्र जारी किए। आप अनुमान करिए, ट्यूबवेल के ऑपरेटर कई दशकों के बाद भर्ती हुए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कर क्या रही थी और कहां पैसा जाता था प्रदेश का? हमने कोई अलग से कोई नया पैसा नहीं दिया है।
मेरठ में एक साथ 3000 छात्रों के बैठने से लेकर तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी बनकर तैयार है और उम्मीद जताई जा रही है कि 13 दिसंबर को सीएम योगी इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। तकरीबन 23 करोड़ की लागत से बनी इस लाइब्रेरी में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो आपने शायद ही कभी कहीं सुना हो और देखा हो। लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी चमचमाते मॉल में आ गए हों। आगामी 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं। महज 3 साल में ये लाइब्रेरी बनकर तैयार है। इस हाईटेक लाइब्रेरी में एक साथ 2,500 से 3,000 छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ सकेंगे। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो होगी ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे। ये लाइब्रेरी सीसीटीवी से लैस है, एंटी फायर फाइटिंग सिस्टम और आपात स्थिति में लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप व्यवस्था की गई है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। कुख्यात लुटेरा खालिद मुठभेड़ में घायल हो गया है। बाइक, तमंचा और लूट का सामान उसके पास से बरामद किया गया है। बदमाश खालिद पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। मुंडाली इलाके में पुलिस से उसका आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें बदमाश खालिद घायल हो गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। यहाँ पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। कुख्यात लुटेरा खालिद मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो घायल भी है, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस लेकर गई है। बाइक, तमंचा और लूट का सामान बरामद किया गया है। निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, मुठभेड़ देर रात हुई है और थाना मुंडाली क्षेत्र में जब चेकिंग चल रही थी उस समय बाइक पर बदमाश आ रहा था, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो खालिद के पैर में गोली लग गई। हालांकि उसका एक साथी बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर लूट और दूसरे आपराधिक मामलों के 8 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी है। पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी खालिद की। लूट के कुंडल, मोटरसाइकिल और तमंचा इससे बरामद हुआ है और पुलिस ने अभी से अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस पूरे मामले में मतलब मुंडाली पुलिस के हाथ देर रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई लूट और इसका आतंक था इलाके में, क्योंकि कई लूटों की वारदात को अंजाम दे चुका था। कुछ लोगों ने FIR कराया, कुछ ने नहीं भी कराया, लेकिन पिछले समय से काफी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था जिससे पुलिस के सिर में दर्द बना हुआ था। लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाला खालिद अब गिरफ्तार हो चुका है। शुक्रिया निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है और खालिद नाम का एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब खालिद से पूछताछ कर रही है ताकि उसके गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। आजमगढ़ में लूट की योजना बना रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर लुटेरा शैलेंद्र पासी घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बदमाश शैलेंद्र पासी पवई का रहने वाला है। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस जनसेवा केंद्र में लूट की कोशिश के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज शाम को थाना दीदारगंज क्षेत्र में गद्दोपुर लिंक मार्ग पर एक पुलिस मुठभेड़ दीदारगंज पुलिस के साथ बदमाशों से हुई, जिसमें शैलेंद्र पासी जो कि थाना पवई क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक शातिर अपराधी है और इसके ऊपर पूर्व से लूट के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। ये थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। और आजमगढ़ से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? जी,
आशीष, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से आजमगढ़ जिले में अपराध का पारा चरम पे था। एक के बाद एक लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता कि उसी समय कल एक सूचना पुलिस को मिलती है मुखबिर के जरिए कि एक बदमाश जो पवई थाना क्षेत्र का रहने वाला है शैलेंद्र पासी, वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में निकला हुआ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह वायरलेस पर सभी मातहतों को अपने निर्देश देते हैं और चेकिंग अभियान शुरू हो जाती है। दीदारगंज थाना क्षेत्र में भी चेकिंग चल ही रही थी कि शैलेंद्र पासी उधर से निकल रहा था। पुलिस ने जैसे उसे रोकने का इशारा किया, शैलेंद्र ने पुलिस टीम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शैलेंद्र पासी को गोली लगी है, जिसमें वो घायल हो गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी पहचान शैलेंद्र पासी के रूप में हुई है। थाने का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। लूट और हत्या के इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस इसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी का दावा है कि इसकी गिरफ्तार होने से क्षेत्र में जो भी लूट और हत्या की वारदात हो रही थी वो थमेंगी और आगे भी इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहेंगी। शुक्रिया अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर फतेहपुर में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री की 4 गोदामों में से 1000 बोरी से अधिक नकली खाद और कई उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इलाके में बेची गई दुकानों से करीब 1000 बोरी नकली डीएपी भी बरामद कर ली है। बरामद की गई नकली खाद की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सोहन लाल और उसके बेटे अतुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। देखिए, फतेहपुर पुलिस के द्वारा एक नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कि जो ये फैक्ट्री के ओनर हैं, इनके द्वारा रुड़की से ग्रेनुलेटेड सल्फेट लाके उसको डीएपी के बैगों में डाल के उसको होलसेल में और रिटेल में बेचा जाता था। फिलहाल के लिए जो इसका गोडाउन है, जो फैक्ट्री है, उसको सील कर दिया गया है। इसमें गैंगस्टर लगाकर इसके द्वारा अपराध कारित कर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी पूर्ति की जाएगी। पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा राधानगर रोड स्थित थोक उर्वरक विक्रेता अमित एजेंसी पर छापा मारा गया, जिसमें ये पाया गया कि उसके गोदाम में नकली डीएपी और यूरिया की बोरियों को पैकिंग करके बेचा जा रहा था। दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा नकली यूरिया लंबे समय से बेची जा रही थी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जो इनकी अर्जित संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है उसको कुर्की की कार्रवाई भी जिला प्रशासन। गोरखपुर के मियाँ बाजार इलाके में होमवर्क नहीं करने पर ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने मासूम बच्ची को सरसों के गर्म तेल से जला दिया। बच्चे के साथ जुर्म करने वाली शिक्षिका भी नाबालिग है और वो खुद हाई स्कूल की छात्रा है। घटना की जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजनों ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।